Welcome you all in this session of MCQ. Question है a hollow cylinder and a solid cylinder having different mass diameter are released from rest simultaneously from the inclined plane which will reach the bottom first. तो आपका hollow cylinder है, एक solid cylinder है और दोनों को जो है एक ही हाइट से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं और बताना ये है कि दोनों में से कौन सबसे पहले जो है बॉटम पे पहुंचेगा। तो सबसे पहले बॉटम पे वही पहुंचेगा जिसका एक्सेलरेशन जो है ज़्यादा होगा और एक्सेलरेशन का फार्मूला आप जानते हैं। किसी भी इंक्लाइंड प्लेन के लिए एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है आपका ए इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 + I/m r²। तो जिस भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसके लिए ए की वैल्यू कम होगी और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका एक्सेलरेशन ए की वैल्यू वो ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हालो जो सिलेंडर होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है तो इसका एक्सेलरेशन जो है आपका कम आएगा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे तो वो कम होता है तो उसके लिए ए की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ए एच की जो वैल्यू यानी एक्सेलरेशन जो है हॉलो सिलेंडर का वो कम होगा सॉलिड सिलेंडर के एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन सॉलिड सिलेंडर का ज़्यादा है तो सबसे पहले जो है आपका बॉटम पे पहुंचेगा अगर हम किसी एक निश्चित ऊंचाई से उसे रोल कराते हैं। तो इसमें जो भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ तो ऑप्शन नंबर ए जो है सॉलिड सिलेंडर आपका इसमें सही हो जाएगा। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ आई ए एंड टी आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टार्क रेस्पेक्टिवली या फिर बॉडी रोटेटिंग अबाउट एनी एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन इसमें से सही होगा, विच वन रिलेशन इज करेक्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पे आई से दिखाया हुआ है, आई, एंगुलर एक्सेलरेशन को ए से लिखा हुआ है और टार्क को इसने टी से दिखाया है। तो हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम सिंपली जो है टार्क को टाउ से दिखाएंगे और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से दिखाएंगे। तो टार्क टाउ इक्वल टू होता है रिलेशन आई इंटू अल्फा। तो टार्क टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आप इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा आता कहाँ से है, तो ये लीनियर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल इक्वल टू आर इंटू लीनियर मोमेंटम, इस रिलेशन से आता है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दे टाइम टी के रिस्पेक्ट में तो डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू डी पी अपॉन डी टी और ये हो जाएगा आपका आर इंटू, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स होता है तो आपको डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू आर इंटू एफ मिला और आर इंटू एफ जो होता है टार्क होता है। तो इससे आप कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो टार्क होता है, वैसे ही जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो फोर्स होता है। तो डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू टाउ आ जाता है। और टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा कैसे हुआ, तो टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, फिर एक और रिलेशन हम लेकर चलेंगे, यही सेम रिलेशन से एक और रिलेशन निकाल सकते हैं आप। एल इक्वल टू आर इंटू पी की वैल्यू आप एम भी भर दें तो आपको मिल जाएगा यहाँ से एम भी, और वी की वैल्यू ओमेगा इंटू आर अगर रख दें तो आपको मिल जाएगा आर इंटू एम इंटू ओमेगा इंटू आर, और आपको रिलेशन मिल जाएगा यहाँ से एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। एम आर स्क्वायर आई होता है तो आई इंटू ओमेगा। अब आप डिफ्रेंशिएट करें अगर यहाँ पर फिर से तो डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू मिल जाएगा आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है तो आई इंटू अल्फा मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं डी एल बाई डी टी की वैल्यू आई इंटू अल्फा और डी एल बाई डी टी की वैल्यू जो है जो टाउ भी आ रहा है, तो दोनों से टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा जो करेक्ट रिलेशन हो जाएगा आपका। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Solid sphere is rotating in a free space if the radius of the sphere is increased keeping mass same, which one of the following will not be affected। बता रहा है कि सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस लगातार बढ़ता जा रहा है और रोटेशन हो रहा है तो कौन सा ऐसा है जो इफेक्टेड नहीं होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तो बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज होने लगेगा, क्योंकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ही दूर होता है मास उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होता है, तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये अफेक्टेड हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आर इंटू पी ये भी अफेक्टेड हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आई अफेक्टेड है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी अफेक्टेड होगी, तो केवल एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो आपकी नहीं अफेक्टेड होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। लीनियर वेलोसिटी भले ही चेंज होगा बट एंगुलर वेलोसिटी जो होगा सेम होगा सारे पार्टिकल्स का। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द रॉन्ग रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा रॉन्ग रिलेशन है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ टी जो है एक्चुअली वो टाउ है, टार्क है, तो आई इंटू अल्फा ए आपका हो जाएगा करेक्ट रिलेशन यहाँ पे इस स्थिति में।
F equal to ma is also a correct relation. This is the Newton's second law. L equal to I into omega. L equal to I into omega. This one is also correct. And I equal to tau. I equal to tau into alpha. This one is not a correct relation. So option number D is your correct option for this question. Okay. Next question है, a dancer on ice spins faster when she folds her arms, not here, her arms. This is due to, एक डांसर है जो स्पिन कर रहा है किसी एक आइस पे. आइस स्पिन्स फास्टर मीन्स कहने का ये है कि कोई डांसर है जब अपने हाथों को फैला देता है तो वो उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, और जब वो सिकोड़ लेता है अपने अपने आर्म्स को फोल्ड कर लेता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? तो दिस इज ड्यू टू, आपको बताना है. पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इंक्रीज इन एनर्जी एंड इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम. क्या एनर्जी बढ़ जाती है, एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाता है. डिक्रीज इन फ्रिक्शन एट द स्केट्स, या फ्रिक्शन कम हो जाता है स्केट्स पे, जो क्योंकि स्केटिंग होती है, आइस पे स्केटिंग होती है, आप जानते हैं दिस इज ए गेम. कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होता है. इंक्रीज इन एनर्जी एंड डिक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम होता है. एक्चुअल में होता क्या है? तो जाहिर सी बात है, जब अपने आर्म्स को फोल्ड करेगा तो आर्म्स को फोल्ड करने पर कोई भी आपका सपोज करो जो भी है, अगर वो स्पिन कर रहा है, मतलब किसी एक्सिस के अबाउट अपने को घुमा रहा है, तो घुमा रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई की वैल्यू, अगर वो आर्म्स को फैला देगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. तो एक्सिस से जो है मास का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू जो होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू बढ़ जाने का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी आई 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा. और एंगुलर मोमेंटम एल की जो वैल्यू होती है आई इंटू जो भी आप लिखते हो एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा. तो आपका जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन एनर्जी एंड इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम. दोनों में आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने आर्म्स को जब फोल्ड कर लेगा तो मास जो है इस एक्सिस के करीब आ जाएगा, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम हो जाएगी और इसका जो स्पिन होगा और फास्ट हो जाएगा. और जब अपने आर्म्स को फैला देगा तो स्पिन जो है थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी. ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है, फॉर इंक्रीज इन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई 10% द काइनेटिक एनर्जी हैज़ टू बी इंक्रीज बाई. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है आपने पढ़ा है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम थोड़ा सा एनर्जी वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं, तो सपोज ओमेगा डैश हम लिख लेते हैं. कितना बढ़ेगा? ओमेगा में 10% बढ़ाना है इसका. 10% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? 10/100 टाइम्स ओमेगा. ओमेगा का ही 10% आपको बढ़ाना है, तो आपको मिल जाएगा 1.1 टाइम्स ओमेगा, ओमेगा डैश की वैल्यू. अब जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? के डैश इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा डैश स्क्वायर. तो आपको ये मिल जाएगा 1/2 टाइम्स आई 1.1 ओमेगा स्क्वायर, और 1.1 का स्क्वायर कर लीजिए तो 1.21 होगा. एंड 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर आपको ओल्ड मिल जाएगा, तो 1.21 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी की. तो 1.21 मीन्स कितना हुआ कि 21% जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड द मून सिस्टम लाइज close to the earth, closer to the moon, at the midpoint of line joining the earth and the moon cannot be predicted. तो कह रहा है आपका मून है और अर्थ है, तो मून थोड़ा सा साइज में कम है अर्थ से, अर्थ का सेटेलाइट है ये. तो जो भी इनका लाइन ज्वाइनिंग है, सेंटर ऑफ मास जो होगा हमेशा बड़े मास की तरफ होता है, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा अर्थ के क्लोजर होगा. और बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर जो सी है, एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ एंड द मून, ये गलत हो जाएगा. कैनॉट बी प्रेडिक्टेड ये भी गलत हो जाएगा, ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है. दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे. क्लोजर टू द मून नहीं होगा, क्लोजर टू द अर्थ होगा. तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ओके, इन रोटेटरी मोशन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर. अगर रोटेटरी मोशन हो रहा है और सभी पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा है, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, जीरो होगा, कैन नॉट से, नन ऑफ दिस. तो कभी भी रोटेटरी मोशन जब होता है और डिफरेंट जो है पार्टिकल्स आपके रोटेट कर रहे होते हैं निश्चित एक्सिस के अबाउट, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, तो इनका जो भी
पाथ होता है हर पार्टिकल का, वो सर्कुलर हो जाता है। तो इनकी लीनियर वेलोसिटी भले ही डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सभी पार्टिकल्स की क्या होती है, सेम होती है। तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर से रेडियस चेंज होता है तो वेलोसिटी ये चेंज हो जाती है, और ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट रह जाता है। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, सभी पार्टिकल्स के लिए लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज इज जीरो देन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी। कह रहा है सभी तरह के लगे हुए बलों का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो यानी कि कोई भी बल है, कोई भी बॉडी है और उस पर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो यहाँ लिखा हुआ कि देन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, तो आपका कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स लाइज ऑन द लाइन। दो बॉडी का सेंटर ऑफ मास, दो मास है m1 n2। कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो सेंटर ऑफ मास जाहिर सी बात है हमेशा दोनों के लाइन ज्वाइनिंग जो टू पार्टिकल्स हैं इसी पे कहीं ना कहीं लाई करता है। तो अगर मासेस सेम है तो सेंटर पे होगा, मासेस थोड़ा सा जिसका ज़्यादा होगा उसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स हो जाएगा आपका आंसर, ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और जब दोनों पार्टिकल्स रोटेट कर रहे होते हैं किसी एक पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से अगर पास हो रहा है, तो इस स्थिति में दोनों बॉडी का मास जो है वो टू बॉडी प्रॉब्लम हो जाते हैं, और फिर ये रिड्यूस हो जाता है वन बॉडी प्रॉब्लम में। और जो रिड्यूस मास की वैल्यू आती है उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना होता है, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।